गेट रिच के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पर हम बात करते हैं कि अमीर कैसे बना जाए और किस तरीके से मार्केट में आप अपने आप को एडजस्ट करें ताकि एक बड़ी बुल मार्केट का आप हिस्सा बन सके। आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विवेक बजाज। विवेक जी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और काफ़ी फॉलोइंग है इनकी, और रिटेल से जुड़े काफ़ी मुद्दों को वो उठाते रहते हैं। लर्निंग को लेकर काफ़ी पैशनेट है। विवेक जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में मुझे बुलाया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना रोल्स को रिवर्स किया जाए। विवेक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस शो में आए। थैंक यू। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हुँ, बेसिकली मोमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग, एल्गो, या इन सब पर हम बात करने वाले हुँ, हैं। तो पहले तो ये बताइए कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या? अम, इस डेफ़िनेशन के पहले ना मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ हम्म, कि मैं इस डोमेन में मोमेंटम इन्वेस्टिंग में घुसा क्यों, हाँ। ठीक है? तो मैंने अपना करियर कमोडिटी से चालू किया। आई वाज़ अ कमोडिटी एनालिस्ट इन बॉम्बे। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था और मेरा एक्यूरेसी काफ़ी सही था। फिर मुझे लगा कि अपने आप ही ट्रेडिंग कर लो, दूसरे के लिए प्रेडिक्शन क्यों करूँ? तो मैं ट्रेडिंग जर्नी में उतरा और 6 महीने मेरी बैंड बज गई। एज़ अ एनालिस्ट कुछ और बात होती है, जब पैसा लेकिन लगा होता है तो अलग जब बात पैसा है। लगा होता है तो एक अलग बात होती है। तो 6 महीने तक आई वाज़ इन लॉस। मैंने 10 लाख से चालू किया था, 2.5 लाख मेरे लग गए थे। लेकिन फॉर्च्यूनेटली मुझे एक वो ट्रेड मिला नेचुरल गैस के अंदर में। ये बात है आई थिंक अगस्त 2008 2006 की बात है। उस समय कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी नेचुरल गैस में और मैं नेचुरल गैस अ वेरी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मुझे याद है। और एमसीएक्स उस समय ऐसा मार्केट था ना जो हर कोई देखता नहीं था उसको। तो बड़ा पैसा तभी बनता है जिस मार्केट में बनता है जहाँ पर हर कोई नहीं है। हम्म। अगर इस मार्केट में हर कोई आ जाए तो फिर वहाँ पर प्राइस इनएफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, बड़ा पैसा नहीं बनता है। तो वो नेचुरल गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने मुझे पैसा बना के दिया, तकरीबन 25 लाख मेरे बने थे 7.5 लाख से। वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर पाऊँगा और फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और स्टेबिलिटी से कंटिन्यू किया। मैंने चालू किया स्कैल्पिंग से। आप स्कैल्पिंग अगर समझते हो तो बिल्कुल। हर टिक के अंदर में ट्रेड करना, 2 मिनट 3 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड जनरेट करना और या तो बाई में रहना हर समय या सेल में हर समय रहना। फिर मैंने स्प्रेड ट्रेडिंग किया जहाँ पर हम कैलेंडर स्प्रेड करते थे, दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में गोल्ड सिल्वर के बीच में स्प्रेड करते थे। ये सब काम मैंने किया। पहले 6-7 साल कमोडिटी करेंसी इक्विटी भर भर के ट्रेड किया। फिर 2013 हुआ। 2013 में सीटीटी आ गया। 2013 में रघुराम राजन जी आ गए तो उन्होंने कमोडिटी करेंसी की वॉलेटिलिटी बंद कर दी। और 2013 में मेरे ट्विन बॉयज़ का जन्म हुआ। तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेड कर रहे हो, तो हाउ विल यू रेज द फैमिली। तो मुझे लगा यार चेंज करना पड़ेगा टेंजेंट, तो मैंने गोल पोस्ट चेंज किया और वहाँ से मैंने जर्नी चालू की। स्कैल्पिंग छोड़कर। स्कैल्पिंग छोड़ के, इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ के, हम्म, हाउ डू आई बिकम मोर पीसफुल ट्रेडर। हम्म, तो 2013 में मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े, हम्म, थेसिस पढ़ा कि ट्रेडिंग मुझे करना है बट मुझे एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करना, मुझे पैसिव ट्रेडिंग करना है। वहाँ आई रेड लॉट ऑफ बुक्स एंड आई केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। हम्म। तो थोड़ा बैकग्राउंड मैंने इसलिए आपको दिया बिकॉज परिस्थितियाँ चेंज होती है, चाहे वो नेचुरल में चेंज होती है या मार्केट सिचुएशन आपको चेंज करता है। तो मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग को अडेप्ट किया। अब नाउ मोमेंटम क्या है, तो न्यूटन साहब ने हमको एक सिंपल सा लॉ दिया है और वो लॉ सबसे यूनिवर्सल, सबसे रेलेवेंट लॉ जो है। चीज़ जहाँ है वो वहीं रहेगी जब जो तक आप उसको पुश नहीं करोगे। एग्जैक्टली और हाँ, एक बार कोई चीज़ मोशन में आ गया तो वो रुकेगी नहीं वो फिर। थोड़ा टाइम मोशन तक रहता है, हाँ, जब तक कि कोई मेजर फोर्स आके उस मोशन को रोक ना दे। रोके ना। हाँ। इसका स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तो मैंने जब किताबें पढ़ी मोमेंटम इन्वेस्टिंग में तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली शेयर बाजार क्या है, ये एक रेस ही तो है। और हमारा काम है कि जो नंबर वन घोड़ा आने वाला है या नंबर वन गाड़ी होने वाली है, अपन को उसको पकड़ना है। बस। ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर वन घोड़ा सबसे हेल्दी है या नंबर वन गाड़ी सबसे ज़बरदस्त गाड़ी है। उस मौके पे जो नंबर वन है अपने को उसको पकड़ना है। हाँ। अब आप देखिए अनुज, नंबर वन की परिभाषा क्या है? नंबर वन तभी है जब वो नंबर टू के आगे है। हाँ। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ नंबर वन शुड बी बेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर टू। और अगर गाड़ी की एनालॉजी को देखें तो नंबर वन नंबर टू से आगे तभी रहेगी जब उसका स्पीडोमीटर बोलेगा कि इसमें स्पीड स्पीड। सफिशिएंट है कि ये नंबर टू के आगे रहे। तो स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है करेक्ट। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। राइट। और अगर स्पीड ब्रेक लगना शुरू हुआ तो उससे बाहर, रिगार्डलेस ऑफ, चाहे उसके बाद दोबारा वो स्पीड पकड़े या ना पकड़े।
उस समय वो निकल फॉर्मूला वन जाओ। की रेस कार की तरह एकदम है ना? एकदम अगर पिट स्टॉप आया तो दूसरी गाड़ी पे फिर दूसरे सवार हो। गाड़ी में चला जाओ जो कि पहली गाड़ी को बीट करने के लिए रेडी है। ओके, राइट। सुनने बिल्कुल। में बहुत आसान लग रहा है, करने में बट मुश्किल ये है। टेक्निक है जो सीखा जा सकता है और रिलीजियसली फॉलो कर। इससे फायदा क्या होता है ना, कि जो रीजनिंग्स होते हैं इन्वेस्टिंग के, हम्म, कि ये क्यों बढ़ा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो रीजनिंग से आप परे हो जाते हैं। हम्म। आपको भाव या डेटा बोल रहा है कि बढ़ेगा, तो बस आप उसको राइट करते हैं। बहुत शानदार रहा। अच्छा, इसको कैसे कंपेयर करें हम स्विंग ट्रेडिंग से? या क्योंकि एक तो अप्रोच हो गई मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मैं जानता हूँ बहुत शानदार पोर्टफोलियो मैनेजर्स को। या एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पब्लिक लाइफ में नहीं रहते हैं लेकिन खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। हम्म और मतलब उनके बारे में कहते हैं कि अगर 40% रिटर्न्स किसी स्टॉक में आते हैं तो उसको अंडर परफॉर्मर बोल के बाहर निकल जाते हैं। राइट। ठीक है, तो एक तो वो अप्रोच है इन्वेस्टिंग की। एक स्विंग ट्रेडिंग। या तो स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है? या सो स्विंग ट्रेडिंग, हर स्टॉक जो है एक स्विंग मूव देता है। नीचे से बढ़ता है, ऊपर जाता है, पीक बनाता है, फिर करेक्शन होता है, उस करेक्शन में डिनायल आता है, फिर उसके बाद वापस से वो एक बेस पे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द स्विंग अर्ली एंड एग्जिटिंग द स्विंग व्हेन द स्विंग इज डोमिनेटिंग। राइट। अब कोई स्विंग ट्रेडिंग को 5 मिनट के चार्ट पे करता है, कोई जो दाउ थ्योरी है ना कि बड़ा स्विंग होता है, बड़ा स्विंग के अंदर में मीडियम टर्म स्विंग होते हैं, मीडियम टर्म स्विंग में और छोटे छोटे स्विंग होते हैं। तो मेरा डेफिनेशन स्विंग ट्रेडिंग का है कि अगर आप छोटी अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 2 दिन से 20 दिन, 25 दिन के पोजीशंस, या मैक्स 1 महीने का पोजीशन किसी स्टॉक में लेना चाह रहे हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग है। लेकिन जहां पर आप पोजीशन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए ले रहे हैं, लंबी अवधि के लिए थोड़ा ले रहे हैं पोजीशन, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। हम्म। कोर डिफरेंस ये है कि स्विंग ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ज़्यादा देखते हैं, फंडामेंटल्स ये सब। इनफैक्ट एक बार मार्क मेनेवरनी से टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये स्टॉक में आपने पैसा बनाया है, तो ये कंपनी करती क्या है? हम्म। तो वो स्टैटिक हो गए, वो जवाब ही नहीं दे पाए। उनको लगा क्या करती है, मेरे को क्या मतलब है उससे, बिल्कुल। मैं तो प्राइस देख के काम कर रहा हूँ। 100%। वो काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। काफ़ी और वायरल हुआ बहुत लोगों था। ने हाँ जब उनका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने अपनी गाड़ी देख के कहा था, दिखा के कहा था कि मेरे पास ये गाड़ी है, हाँ आपके पास कौन सी गाड़ी है आप बता दीजिए। हाँ एग्जैक्टली हाँ। हाँ तो ट्विटर की कहानी है ये सब। हाँ 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 तो स्विंग ट्रेडर डजेंट मैटर क्या बिजनेस करती है कंपनी, प्राइस एक्शन अगर है तो है। हाँ लेकिन जब मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं ना, हाँ तो थोड़ा बिजनेस का तड़का अगर आ जाए, हाँ। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बेटर कर दे। ओके ओके। जैसे एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, हाँ कि हर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, हाँ। अगर हम उस कंपनी में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करें हम्म जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर हैं, हम्म जो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि या तो रिकवरी कर रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, हम्म। या कोई मूनशॉट आ रहा है, जैसे अभी से एग्जांपल केमिकल सेक्टर है, हाँ उसमें कुछ कुछ कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो आइडियली जब आप उन स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए स्विंग पोजीशन बनाते हैं, उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते नहीं, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग हैं। रहा है या आपकी बात। या तो आप मोमेंटम कर लो या आप फंडामेंटल कर लो, या क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टिंग शायद ये रेलवे स्टॉक्स को या डिफेंस स्टॉक्स को एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जस्टिफाई नहीं करेगा। या लेकिन वो रुके ही नहीं स्टॉक्स। या 5x हुए, 10x हुए, सर्टेन केसेस में 20x हुए। या तो फिर उसमें फिर आप कौन सी वैल्यूएशन लगाएंगे, क्या फंडामेंटल लगाएंगे तो उसमें? जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं, तो वहाँ हम वैल्यूएशन मैट्रिसेस या एक्सपेंसिव हो गया है, सस्ता हो गया, ये सब क्वेश्चंस करते हैं। हाँ। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, हम ये क्वेश्चंस करते ही नहीं। लेकिन मेरे फिर लिए भी फंडामेंटल आना चाहिए, तो भले ही ये वैल्यूएशन वगैरह ना क्वेश्चन करे। कोई एकदम भी नहीं। ओके। जो मोमेंटम कर रहा है उसको क्या मतलब है? हम तो ये मान के चलते हैं ना, जो महंगा है और महंगा होगा, हाँ जो सस्ता है और सस्ता होगा। हाँ खाली फंडामेंटल कुछ डेटा पॉइंट्स जो आपके फिल्टर का काम करते हैं, कि आप कहीं गलत स्टॉक के अंदर में मोमेंटम में ना फंस जाएं। बेसिक मतलब 20% आप सोचिए फंडामेंटल होगा, 80% प्राइस एक्शन है। राइट। और जब आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं, तो 80% फंडामेंटल्स है और 20% प्राइस एक्शन। तो एक और चीज़ जो बहुत लोग बात कर रहे हैं कि क्या इस मार्केट में फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, और क्या इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि भाई मोमेंटम में रहो, वैल्यू में रह के कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि कैपिटल तो लिमिटेड है। और वैल्यू इन्वेस्टर भले ही 2 साल 3 साल में एक उसको लाख मिल जाए, हाँ। लेकिन और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाएगा कंपेयर टू मोमेंटम इन्वेस्टर। नॉट इंटायरली ट्रू। नॉट एंटायरली ट्रू। नॉट इंटायरली ट्रू। इनफैक्ट मैंने इसका एक हैक बना रखा है। हम्म। जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उसका पैसा हमारे बच्चे भोगते हैं।
हाँ, अगर हम सही वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे तो ठीक है, हाँ, हम उतना नहीं भोग पाते हैं उस पैसे को, पर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। तो मैंने एक हाँ, हैक बना रखा है, जैसे मेरी उम्र 45 है, हाँ, तो मेरा फाइनेंशियल कैपिटल का 45% वैल्यू इन्वेस्टिंग है। अच्छा, जो मैं मानता हूँ कि मैं अपने बच्चों का फंड मैनेजर हूँ, मैं हाँ, उनके लिए अच्छे से प्रूडेंटली फंड मैनेज करूँगा। हाँ, बाकी 55% मैं हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ। हाँ, दोनों साइंस बहुत अलग है। ओके, वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक गिरा, हाँ, आपको खुशी होती है। हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में स्टॉक गिरा, हाँ, आप निकलने की सोचते हैं पहले। हाँ, तो दोनों साइंस अलग है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में CAGR देखा जाए हाँ, तो दोनों का मोटा मोटी सेम ही होना चाहिए, ओके। अगर आप दोनों जेन्युइनली सही तरीके से काम कर रहे हो। वो थ्री इडियट्स में माधवन बोलते हैं शर्मन जोशी को कि अगर तू आर्गुमेंट में माँ की साड़ी घुसेड़ेगा तो मैं क्या बोलूँगा। अब वो आर्गुमेंट में आप बच्चों को ले आएंगे तो फिर मैं कहाँ से बोलूँगा, फिर तो वो खैर बात आपकी सही हो ही गई। तो एक दो बेस्ट एग्जांपल दीजिए। हम्म, आपने बोला कि दोनों का ओवर पीरियड ऑफ टाइम ठीक पैसा बनता है। हम्म, आपकी पर्सनल लाइफ में मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या रहा? मैं इक्विटी में रहना चाहता हूँ, अब हाँ, नेचुरल गैस को छोड़ देते हैं। हाँ, 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 और वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या रहा? फैंटास्टिक। तो अपने एग्जांपल लेते हैं CDSL का, ठीक है। ओके, दिस वाज वन ऑफ द वेरी गुड पिक व्हिच आई किसी हैड। भी लेवल पे लिया आपने, पैसा बनाया है। हाँ, तो हाँ, अब कोई वैल्यू इन्वेस्टर बोलेगा यार इस पे तो वैल्यू वैल्यू है, बिकॉज इतना डिमैट ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल, है, ठीक है। बिल्कुल, मोमेंटम इन्वेस्टर बोलेगा कि हर भाव में, हर फॉल में ये नया मोमेंटम जनरेट किया है। बिल्कुल। तो डिफरेंस क्या है? वैल्यू इन्वेस्टर 250, 300, 400, 500 के लेवल पे लेके बैठे हैं, हुँ, हुँ, और लेते जा रहे हैं। हुँ, मोमेंटम इन्वेस्टर क्या करता है? लिया, 900 के लेवल पे मोमेंटम थोड़ा हल्का हुआ, एक बार बेच दिया, फिर 1100 के लेवल पे मोमेंटम आया, फिर लिया, 1600 के लेवल पे हल्का हल्का कर लिया। तो वैल्यू बट इन्वेस्टर, ये सब एंट्रीज़ दोबारा मिलती हैं क्या? मतलब कहने में आसान लगता है, हाँ, हाँ, मतलब लेकिन क्या मिलती हैं वाक़ई में मिलती वापस है, से एंट्री? मिलती है। कैसे अगर आपका, आइडेंटिफ़ाई करते हैं आप इनको? अब देखिए वो टूल्स एंड टेक्निक्स हर, चलिए उसमें बाद में आते हैं, हाँ, पहले एग्ज़ाम्पल पूरे कर लेते ठीक हैं। है। हाँ, तो ये हाँ, CDSL एक ऐसा हाँ, एग्जांपल है जो शायद दोनों तरफ हाँ, वैलिड है। हाँ, हाँ। बट आप लेटेस्ट में एग्जांपल ले लीजिए, रेलवे कंपनीज का एग्जांपल ही ले हुँ, लीजिए। हुँ। अब आप तो इस भाव पे तो लेने में डरेंगे एज अ बिल्कुल, वैल्यू बिल्कुल, इन्वेस्टर, बिल्कुल। बट मोमेंटम इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता है ना, हाँ, आज इस भाव में भी मैं ले लिया हाँ, तो ले लिया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है। हाँ, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा, वैल्यू अगर है तो मैं घुसूंगा, तो वो कोशिश करता है गिरे पड़े स्टॉक में वो घुसे। और हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टर इज ओके विद गेटिंग इनटू एनी स्टॉक, बिकॉज हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड होता हाँ, 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 बिल्कुल। तो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें मोमेंटम? है। या सबसे बड़ा सवाल। करेक्ट, क्योंकि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद चलिए ठीक है, कितना राइड करना है, क्या करना है, वो स्टॉप लॉसेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। हाँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें मोमेंटम को? तो ब्रॉडली मार्केट में तीन चार पैरामीटर्स होते हैं। एक तो फंडामेंटल फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स होते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक में लंबी अवधि का मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा फंडामेंटल बैकिंग होने से आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, हम्म, राइट। हम्म, अगर मुझे ये पता होगा कि रेलवे थीम इंडिया में इंटैक्ट है या हम्म, पावर थीम इंडिया में इंटैक्ट हम्म, है, हम्म, तो मैं बड़ा क्वांटिटी कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे हमेशा रिजर्वेशन होगा कि खाली प्राइस एक्शन में कितना क्वांटिटी कर लूँगा। तो फाइनेंशियल डेटा। दूसरा प्राइस, बिकॉज प्राइस काफ़ी बातें बोलता है, काफ़ी सब कुछ ही बोलता है, भाव सब कुछ भगवान है। बोल देता है। तो हाँ, अगर उसको पढ़ना सीख जाए, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार रोज का 100 चार्ट देखो, इसलिए नहीं देखो कि उसमें से स्टॉक निकालना है, हाँ, बट वो जो भाव की भाषा है वो आप हाँ। सीखोगे कैसे अगर आप चार्ट नहीं देखोगे तो। फिर उसके बाद डिलीवरी डेटा। रिटेल लेवल पे ना अनुज भाई, आप भी जानते हैं कि मैं तो लोग पिछले 10-15 साल से सिर्फ डिलीवरी डेटा देखता हूँ रोज डिलीवरी, सुबह। हाँ, जो समझदार लोग हैं ना, हाँ, वो डिलीवरी के अंदर घुसे रहते हैं, हाँ, और जो नोविस होते हैं वो प्राइस और वॉल्यूम को देखते रहते हैं। हाँ। तो डिलीवरी डेटा से काफ़ी पता लगता है कि किस सेक्टर के अंदर में हम्म, पैसा हम्म, जा रहा है, किस सेक्टर से पैसा निकल रहा हम्म, है। और चौथा वॉल्यूम तो है ही, बिल्कुल। कि इंट्राडे वॉल्यूम कितना हुआ और ईओडी वॉल्यूम कितना हुआ। एक चीज़ जो आपने बहुत शानदार बोली, पोजीशन साइजिंग, क्योंकि मैं एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, हम्म, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में जो मैंने नोटिस किया है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है पोजीशन साइजिंग हम्म, का। क्योंकि कई लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा ले लेते हैं हम्म, और उसके बाद उनके सारे स्टॉप लॉस लगते हैं। हम्म, लेकिन कई लोग कम क्वांटिटी में काम करते हैं लेकिन वेल डिफाइंड काम करते हैं। हम्म। मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरी पोजीशन साइजिंग क्या होगी एज ए रिटेल भाई, इन्वेस्टर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तक विनर में हमारा पोजीशन बड़ा नहीं होगा, हम वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सपोज हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, और मैंने डिसाइड किया कि भाई हर स्टॉक के अंदर में
मैं 5-5 लाख रुपए डालूंगा तो मैं 20 स्टॉक डाल सकता हूँ, ठीक है। अब आपने बराबर 5-5 लाख 20 स्टॉक में डाल दिया, हाँ तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है हाँ वो हाँ अल्टीमेटली आपको मीन रिटर्न ही मिलने वाला है। हाँ, जो आउटलायर बिल्कुल रिटर्न है वो अपने को मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए, मोमेंटम इन्वेस्टर क्या करता है कि जब किसी स्टॉक में ट्रिगर हुआ मोमेंटम, और ट्रिगर के कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई प्राइस एक्शन हो सकता है, जैसे मैं आर एस टूल यूज़ करता हूँ, तो आर एस टूल अगर पॉजिटिव की तरफ गया तो मैं इंटर कर जाऊंगा, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गया तो मैं इंटर कर जाऊँगा, कोई भी रीज़न हो सकता है एंट्री के। तो मैं बोलता हूँ कि चलो, मैंने सोच रखा था 5 लाख रुपए मुझे डालने हर स्टॉक में, तो मैं इस स्टॉक में 1 ही लाख डालता हूँ एक बार। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप उस स्टॉक को ट्रैकर में डाल दिए, उस स्टॉक की जर्नी में आपने पार्टिसिपेशन चालू कर दिया। अब सपोज वहाँ से स्टॉक 10% गिर जाता है, बिकॉज मार्केट को तो पता नहीं आपने पोजीशन ली है, मार्केट तो हो सकता है गिरा दे, तो आपका 1 लाख पे 10% गिरा, आपको स्ट्रेस कम होगा। यही आप 5 लाख डाल देते, 10% गिरा, तो आपको एक स्ट्रेस चालू हो जाता कि फालतू बिल्कुल में उस स्टॉक बिल्कुल। में एंट्री की। सपोज वो स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, 10% गिर गया तो क्या होगा, स्ट्रेंथ हो ही सकती है स्टॉक में, तो हमने 1 लाख और डाल दिया क्योंकि स्ट्रेंथ है इसलिए। अब वो स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करने, वो साइंस है, वो सीखा जा सकता है, एक बार मैं उसमें नहीं जाता हूँ। जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होते हैं ना वो पलटते हैं और अच्छे से पलटते हैं, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, चाहे CDS, BSE, कैम्स, किसी का भी, HDFC AMC, गिरते हैं 10-12%, फिर पटक करके पलटते हैं टीवीएस और मोटर्स। नया स्विंग हाई फिर बनाते हैं। तो वहां पे जब वो पलटे और पिछला स्विंग को फिर तोड़ा, वो पूरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी पेंडिंग है वो डाल दो। अब सपोज जर्नी लिख रही है कि ये जर्नी स्टॉक की स्ट्रेंथ की तरफ है, हमारा जो थीम है वो इंटैक्ट है, अब ये 5 लाख जो है अपने को बढ़ाना पड़ेगा। इवेंचुअली उस स्टॉक के अंदर में एक तो मार्क टू मार्केट गेन हो रहा है और एक और कैपिटल एलोकेशन है। अगर उस स्टॉक के अंदर में हम 15 लाख 20 लाख तक जाएंगे ना, तब हमारा पोर्टफोलियो का जो आउटलायर रिटर्न है वो जनरेट होगा, और वो जो 35-40% ROI हम चाहते हैं काम करके, वो हम जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल। एंट्री अपॉर्चुनिटीज और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, एंट्री की चलो थोड़ी बात हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था क्या डिसाइड करेगा कि ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ पर सिर्फ रुक रहा है या खत्म हो रहा है, क्योंकि कई लोग या तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं या काफी लेट तक बने रहते हैं स्टॉक्स में। ऑब्वियसली देखिए, एकदम परफेक्ट एग्जिट तो किसी को नहीं मिलेगी, ये तो हम सब जानते हैं कि आप एकदम एकदम सबसे ज्यादा क्रीम ले लें वो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या होती है यहाँ या तो मोमेंटम, क्योंकि प्राइस एक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोमेंटम, एग्जिट को भी हमको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये होने से मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हम कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट को भी हमको स्टैगर करना होगा, एंट्री भी स्टैगर होती है, एग्जिट भी स्टैगर होती है। जैसे मैंने अपने लिए बना रखा है एक बहुत ही प्यारा सा इंडिकेटर है, RSI। आई थिंक हर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट एक बार उसको देखता जरूर है। तो अगर कोई स्टॉक, मैं नोटिस करा है आप दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज, एक RSI। तो क्या आपके हिसाब से ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है? अगर कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब उसमें मोमेंटम आ सकता है कभी भी। ओके, बिकॉज कोई रीजन है ना ये 200 डे में के ऊपर गया। दूसरा, RS और RSI अलग अलग चीज है। RS है कि उसका स्ट्रेंथ विज़ निफ्टी, राइट। मेरा एक मॉडल है RS55 जो मैं सिखाता हूँ यूट्यूब चैनल में भी, कि अगर पिछले 55 दिन से कोई स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तेजी का घोड़ा है, राइट। 55 दिन से, पिछले 55 दिन। अब 55 दिन का लॉजिक ये है कि मेरा, अगेन रिसर्च पेपर्स बहुत पढ़े मैंने 2013 में, तो जो कोई भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करना चाहता है तो वो उसको स्टडी कर सकता है। पिछले 3 महीने से जो स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है वो आने वाले 3 महीने 6 महीने तक स्ट्रॉन्ग टिपिकली रहता है। इट्स अ रिसर्च थेसिस, इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव। और 55 दिन मोटा मोटी 3 महीना का ट्रेडिंग डे और एक फिबोनाची नंबर भी है। तो उसके हिसाब से मैंने मॉडल बनाया, इट इज वर्किंग फाइन फॉर अस। तो वो हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ। RSI हो गया पिछले 14 दिन में उस स्टॉक का खुद का मोमेंटम कैसा है, इट डजंट कंपेयर इटसेल्फ विद सम अदर इंडिकेटर, ठीक है। तो मैंने एक मॉडल बना रखा है कि जब भी कोई स्टॉक में, अगर देखिए मूवमेंट अगर ऐसा होता है ना, ये एंगल में होता है, 60 डिग्री के नीचे होता है, तब कभी भी RSI ना स्ट्रेच नहीं होता है। वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक टिपिकली ऐसे होना चाहिए, 60 डिग्री में चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन जब ये एंगल 75 डिग्री हो जाता है ना, वहां पर लगता है कि थोड़ा अति हो रहा है। अब ये अति को हम साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करें, बिकॉज प्रॉब्लम वही होती है कि जब अति हो गया और उसके बाद हम एग्जिट नहीं किए और वो स्टॉक करेक्ट हो गया तो आपने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी एग्जिट करने की। तो उसको मैंने साइंटिफिकली डिफाइन किया कि जब भी RSI
90 चला जाए ना, हाँ, ये होना नहीं चाहिए 90, अति होती है तभी RSI 90 जाता है, उस समय 20-25% तो काट दो। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीरो कर दो, कुछ लोगों का रिस्क एपिटाइट ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आ रही है, आधा काट दो। हाँ, अगर एकदम भी नींद नहीं आ रही तो पूरा काट दो और हाँ, स्टॉक में चले जाओ। बिकॉज हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एडवांटेज क्या है कि आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक यूनिवर्स मिलता रहेगा स्टॉक का जिसमें हम्म, मोमेंटम इमर्ज हो रहा है, तो यहाँ से पैसा निकाल के उधर डाल दो। आपकी बेस्ट एग्जिट क्या रही? कोई एक एग्जांपल? BSC में मैंने एग्जिट किया था। हाँ, हम लोग इंटर किए थे करीबन 600 650 के लेवल से इंटर किए थे, और मैंने तकरीबन 2200 में एग्जिट कर लिया था। हाँ, ठीक है, हाँ, उसके बाद भी तेज हुआ तीन है, हजार तक गया था उसके गया बाद, था, हाँ बट बिल्कुल। उस रैली में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिकॉज 2200 से 3000 की जो रैली आई ना, हाँ, वो इतनी फास्ट आई, हाँ, इतनी फ्यूरियस आई कि हाँ, वो पार्टिसिपेशन का मौका तो नहीं उसमें बुरा लगता है क्या जब आप 600 वाला 2200 में निकल जाए और मिला। हाँ 2200 वाला 3200 और फास्ट हो जाए? हाँ। तो ह्यूमन साइकी है, ऑब्वियसली लगता है कि यार गलत निकल गए। अनुज भाई, बुरा तब लगेगा जब पैसा खाली पड़ा है ना, हाँ, बैंक में पड़ा है। हाँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फायदा क्या है कि यहाँ से निकल के पैसा कहीं कहीं और डाल और दिया। चला गया है। बट वो कहीं और भी डाला होगा, उतना तो नहीं बना होगा जितना उसके बाद बीएससी ने उतना बना दिया। आइडियली बनना चाहिए। आइडियली बनना चाहिए। हाँ, BSC का जो जर्नी था हाँ, 600 से लेके 2200 का, हाँ, नेक्स्ट स्टॉक वही पकड़ना है ना जो ऐसा जर्नी दे। हाँ, 2200 से 3000 का जर्नी हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, ठीक बात कोई है। बात नहीं। ओके, शानदार। चलिए, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो जिस पर आजकल काफ़ी डिबेट चल रही है, हम्म वो है एल्गो ट्रेडिंग। हम्म। रिटेल एल्गो एल्गो ट्रेडिंग कैसे करें, इस पर हम बाद में आएंगे। ओके। पहले एक सिंपल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता ही नहीं कि एल्गो ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या जी, और ये होती कैसे। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि हमने एल्गो ट्रेडिंग चालू की थी 2009 में, जब जब कोई NSE ने। जानता भी नहीं था इसके बारे में शायद। हाँ, मतलब हाँ, लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं था कि हाँ, एल्गो ट्रेडिंग बहुत पुरानी है। हाँ, 2008 में, मैं थोड़ा हिस्ट्री देता हूँ आपको। हाँ, 2008 में सेबी ने DMA लॉन्च किया था, डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केट मार्केट एक्सेस। एक्सेस, हाँ, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन को बोला था कि आप डायरेक्ट मार्केट को एक्सेस कर बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, 2009 में इसको ओपन कर दिया गया था FPI के लिए, हम्म, और एक्सचेंज ने सर्कुलर डाला था, NSE कोलोकेशन का सर्कुलर, कि अब आप अपना सर्वर मेरे सर्वर के बगल में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो 2010 से बड़ी बड़ी कंपनीज ने सर्वर इंस्टॉल करना चालू कर दिया था। तो ये जो बीज है ना एल्गो ट्रेडिंग की, ये 2010 से लगा हुआ है, और वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वन हु इंस्टॉल। अब एल्गो ट्रेडिंग है क्या? जैसे हमारी लाइफ में एक एल्गो है, बहुत फेमस एल्गो है मैगी का एल्गो, कि 2 मिनट में मैगी बनती है, वो एक एल्गो ही है कि फाड़ो, निकालो, पतीले में पानी गर्म करो, डालो, 2 मिनट तो नहीं लगते, ज़्यादा ही लगते हैं, हाँ, बट कॉन्सेप्चुअली हमको तैयार कर दिया गया है कि 2 मिनट में मोटा मोटी मैगी हाँ, रेडी हो जाती है। एल्गो यही है कि अगर हम अपने लाइफ के हर एक्शंस को, डिसीजन मेकिंग को ऑब्जेक्टिफाई कर सकें, ट्रेडिंग के डिसीजन मेकिंग को ऑब्जेक्टिफाई कर सके, इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें कि A+B² इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B², ये एल्गो में हो गया। दो तरह के एल्गो होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत सिंपल है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब जो हर वक्त ट्रेडिंग करता है, खट 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 खट, ये HFT है, जो टिपिकली इंट्राडे होती है, जो ऑर्डर बुक देखते हैं ना, टॉप 5 बायर, टॉप 5 हाँ, सेलर, हाँ, हाँ, उसको स्टडी करता रहता है वो, हम्म, और जज करने की कोशिश करता है कि कौन बायर आ रहा है क्या, बायर हम्म, सेलर आ रहा है क्या। तो दिस इज बेसिकली HFT, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जो ट्रेडिंग टर्मिनल पे उसमें ब्रॉडकास्ट ह्यूमन देखते हैं, इंटरवेंशन काफ़ी कम होता है। बहुत कम होता है। जो ओके, होना है वो पहले मशीन हो जाता करेगी। है। हाँ, एक बार सिस्टम लाइव हो गया हम्म, तो वो रोबोट करेगा, क्योंकि उसी को जज करना है कि प्राइस एक्शन अभी कहाँ जा सकता है। ओके, और बाय द ठीक है। वे आजकल HFT के अंदर में मशीन लर्निंग का भी एप्लीकेशन आ गया है। पहले तो क्या था, हम उसको कमांड देते थे कि जब ये होगा तब ये करना। अब मशीन लर्निंग क्या हो गया है कि वो अपने आप ही पैटर्न जनरेट करता है कि शायद ये हो रहा है, और उस पर वो एक्ट खुद ही कर लेता है। वाह, वी आर मूविंग टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। हम्म, तो HFT जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपको पता है NSE का कोलोकेशन से तकरीबन 65 से 70% वॉल्यूम इंडिया में जनरेट हो रहा है। अगर आप वो NSE पल्स रिपोर्ट पढ़ें और वहाँ डेटा देखें, तो कोलोकेशन से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। तो वो कौन कर रहा है? वो HFTs कर रहे हैं। हम्म, दूसरा है लो फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसमें क्वांट मॉडल का रोल है। ज़रूरी नहीं कि रोज ट्रेड होगा, जब आइडिया जनरेट होगी, मेरा सिस्टम जब जनरेट करेगा तब मैं ट्रेड करूँगा। वहाँ पर क्वांट का बड़ा रोल है। HFT में टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। अनुज भाई, इफ आई आस्क यू, एक सर्वर जो मेरा पड़ा है कोलोकेशन में, और एक्सचेंज में जो सर्वर पड़ा है, ये दोनों को कम्युनिकेट करने में कितना टाइम लगता होगा? जस्ट ए गेस वर्क, नैनो सेकंड। नैनो सेकेंड।
और यही जो हम ट्रेडिंग टर्म में जो मोबाइल पे जो भाव देखते हैं ना, जो एक रिटेल देखता है, वहाँ से एक्सचेंज के सर्वर में जाने में मिली सेकेंड्स लगते हैं, राइट। तो मैं मजाक में लोगों को बोलता हूँ कि जो भाव आप देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली बासी भाव है। उस भाव पे कोई ऑलरेडी एक्ट कर चुका है, आपके पास में बहुत देरी से आ रहा है। मिली और नैनो सेकंड में इतना फर्क हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या फटाफट वाला ट्रेडिंग है, ये देखिए अब रोबोट्स डोमिनेट कर रहे हैं। इस पे एज क्रिएट करना और अपने आप को सरवाइव करवाना डिफिकल्ट हो गया है, अनटिल आपके पास में एल्गो है जो टेक्नोलॉजी फोकस है। लेकिन क्वांट जो है वो एवर ग्रोइंग सब्जेक्ट है और इस पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो रिटेल क्या करे, क्वांट पे फोकस करे, एल्गो पे? क्वांट पे फोकस करना चाहिए, अपने मॉडल्स बनाने चाहिए। जो सोच है माइंड में, वैसे एक डॉक्टर है जिनको मैं जानता हूँ, वो सुबह 11 बजे ट्रेड करते हैं और 12 बजे स्क्वायर अप कर देते हैं। उन्होंने मॉडल बना रखा है कि ये 5 स्टॉक है। के बाद, हाँ, आई होप क्लिनिक के बाद, मतलब उनका टाइमिंग ही वो रहता है कि नहीं, वैसे डॉक्टर्स बहुत ट्रेड कर रहे हैं जबरदस्त, और काफी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। मैं जानता हूँ, 2-3 को तो पर्सनली जानता हूँ जो डॉक्टर्स हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। या बिकॉज मैं भी उनका डिसिप्लिन ऐसा है, और जो कि शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तो वो 11 बजे वो 5 स्टॉक में ऑर्डर डालते हैं, वो 10 से 11 के बीच में एक पैटर्न देखते हैं उन स्टॉक्स में, वो 5 स्टॉक में जो स्ट्रांग लगेगा उसको ले लेते हैं, जो वीक लगेगा उसको बेच देते हैं और 12 बजे स्क्वायर अप कर लेते हैं। और ये करके कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं। ये एल्गो ही तो है, एक पैटर्न आइडेंटिफाइड और उस पैटर्न पे ट्रांजैक्शन करना एल्गो है। तो क्वांटिटेटिवली आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो एल्गो डिफरेंट है कंपेयर टू मोमेंटम इन्वेस्टिंग? मोमेंटम इन्वेस्टिंग को हम एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 स्टेजेस होता है एल्गो के। पहला है आइडिया जनरेशन स्टेज, दूसरा है ट्रांजैक्शन स्टेज, और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट स्टेज या फीडबैक स्टेज बोल लीजिए। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो क्वांटिटेटिवली स्टॉक आइडेंटिफाई होते हैं उसको हम आराम से एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज जो है कि ये ऑर्डर आएगा तो ट्रेड चला जाना चाहिए, तो वो ब्रोकर्स आजकल एपीआई देते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आप अपने एपीआई को ब्रोकर के एपीआई के साथ कनेक्ट कर दिए तो आपका इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट कर देगा जब भी ऑर्डर आपका आइडिया जनरेशन ओरिजिनेट करेगा। फीडबैक जो है बेसिकली द लास्ट रिस्क मैनेजमेंट, उसमें थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, बिकॉज उसमें पोजीशन साइजिंग वगैरह अभी इतना एफिशिएंसी नहीं हुआ है मार्केट में कि हम पोजीशन साइजिंग को भी ऑटोमेट कर दें। तो एक सवाल जो बहुत लोगों के ध्यान में आएगा कि कई लोग होते हैं चेंज से रेजिस्टेंट होते हैं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं सीखनी मशीन, मुझे नहीं सीखनी है एल्गो, लेकिन हिस्टोरिकली मैंने मार्केट अच्छे से पढ़ा है, अच्छा पैसा बनाया है, तो क्या मेरे स्किल्स इररिलेवेंट हो जाएंगी, या फिर इसके लिए भी ट्रेडिशनल जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी जगह रहेगी इस मार्केट में? मार्केट तो अथार सागर है, यहाँ पर तो हर इंसान के लिए जगह है। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कांस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन करते रहना पड़ेगा। तो एल्गो एक अलग डोमेन है, वैल्यू इन्वेस्टिंग अलग डोमेन है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग अलग डोमेन है। वहाँ पर अगर हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएं तो फिर हमको चैलेंजेस होंगे। क्योंकि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ऑब्वियसली वो स्टडी पढ़ी होगी जो 2 हेज फंड्स के बीच में केस चल रहा है, और पता निकल के आया कि मिलेनियम और जेन स्ट्रीट के बीच में कि उसमें से इतना सारा पैसा तो उन्होंने इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर सब चेज कर रहे हैं उन ऑप्शंस को, वो उसमें कमा रहे हैं। तो क्या हम इसी तरीके से हमारे यहाँ पे नोविस ट्रेडर्स फाइनेंस करते रहेंगे उनको? सो एल्गो एक कॉन्सेप्ट होता है, एंटी एल्गो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कि एंटी एल्गो का काम ये है कि ये फाइंड आउट करना कि एल्गो क्या कर रहा है और उसके अगेंस्ट आता है वो। और एक्सचेंज आपको पता है एक ब्रॉडकास्ट देता है कोलोकेशन पे, बाहर भी देता है, उसको कहते हैं टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट। हम जो रिटेल ऑर्डर बुक देखता है ना, टॉप 5 बायर सेलर, टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट के अंदर में पूरा ऑर्डर बुक देखता है। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि जिनको वो उसका एक्सेस है, और इट्स अ लीगल, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, लीगली आप पैसा देके उस ब्रॉडकास्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जितने भी भारी भरकम लोग हैं ना, ये वो उस तरह का ब्रॉडकास्ट का एक्सेस करते हैं। तो देखिए रिटेल आप प्रॉब्ली आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट रिटेल ऑब्वियसली इज एट अ डिसएडवांटेज एट लॉट ऑफ प्लेसेस। 100%। तो और इट्स अ जीरो सम गेम, डेरिवेटिव जीरो सम गेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10% लोग बना रहे हैं ना, बाकी जो 90% लूज कर रहे हैं उसको बड़ा पैसा बना रहे हैं। बड़ा पैसा। अच्छा, ये वैसे 90% जो आपने बात बोली ना, जो सेबी का स्टडी है, इस पे आपको इट्स ओनली फॉर दो, इसमें मैं आपको एक एक्सेप्शन दे देता हूँ, दिस इज ओनली फॉर क्लाइंट कोड में जो काम कर रहा है।
अच्छा। जो प्रॉप में काम कर रहे हैं, हाँ। विच इज़ अ मच बिगर वॉल्यूम इन इंडिया, हाँ। वो इस डेटा का पार्ट नहीं है। वहाँ तो 100% लोग पैसा कमाते हैं, बिकॉज प्रॉप वाला पैसा कोई नहीं सकता ना, उसका तो काम ही यही है, काम हाँ। करना। तो दिस इज नॉट अ फाइट बिटवीन 90 एंड 10, इसके बियॉन्ड भी एक यूनिवर्स है। हाँ। जो जो 10 लूज कर रहे हैं वो उनसे भी फाइट कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात है, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट किसी ने बताया कि विवेक, ये जो स्टडी हुई ना, ये सिर्फ डेरिवेटिव पे स्टडी हुई। हाँ। अगर तुम यूसीसी लेवल पे कैश मार्केट हाँ। का भी हाँ। पीएल को इंक्लूड करेगा ना, हाँ। तब ये डेटा गलत है। तभी डेटा गलत है, क्योंकि कैश मार्केट में अगर आप थोड़े टाइम भी बने रहेंगे तो अनलेस आपने कोई एकदम खराब स्टॉक पिक किया है, हाँ, पैसा बनेगा। आजकल तो पैसा खराब बनेगा। स्टॉक में पैसा बन जाता है, वो खैर अलग बात है। तो एक्चुअल में ये 90-10 को हमको ना इतना वेटेज नहीं देना चाहिए। वैसे 10% भी खराब सक्सेस रेट नहीं है। इट्स अ वेरी गुड। अगर आप आईआईटी आईएम का हाँ, सक्सेस रेट ले लो या या फिर आईपीएल का सक्सेस रेट ले लो, 10% में तो अगर आप आगे तो बहुत बड़ी बात है तो। बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो हमको सबको यही बात करनी चाहिए हाँ, कि मैं वो 10% में कैसे आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही हमारी कोशिश है कि इस 10% में कैसे आया जाए। और विवेक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आधा घंटा आपके साथ कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग थैंक यू। पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू अनिश भाई।